नमस्कार साथियों, कल के सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कर्नाटक युद्ध शुरू किया था। उसका पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, मैंने आपको उसके बारे में पूरी कहानी विस्तृत रूप में बताई थी। तो चलिए बिना समय बिताए आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कर्नाटक का दूसरा युद्ध के बारे में। आइए। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जैसा कि इसका टाइम ऑफ पीरियड आप लोग जानते हैं कि 1749 से 1754 तक रहा। ये युद्ध का मैंने कारण बताया था कि केवल और केवल दूसरा युद्ध ही है जिसका कारण भारतीय रहा है, मतलब भारत में इसकी वजह है। बाकी पहला और तीसरा का जो वजह है वो विदेशों में देखा गया है। जैसा कि पहला मैं आपको मैंने बताया था कि स्पेन के राजकुमार को लेकर के विवाद चला था। यहाँ जो था, हमारे यहाँ दो उस समय देशी रियासत थे। एक था हैदराबाद और एक था कर्नाटक। उस समय जो हैदराबाद के जो शासक थे वो थे निजामुल मुल्क, और जो कर्नाटक के जो असली मूल नवाब थे वो थे दोस्तली। ठीक, इनके 3 सक्सेसर होते हैं निजामुल मुल्क के। यहीं से सक्सेसर का वार जो है, यहीं मुख्य वजह यहीं पे होता है। इनके 3 सक्सेसर होते हैं निजामुल मुल्क के। एक होते हैं नासिर जंग, दूसरा होता है मुजफ्फर जंग, और तीसरा होता है सलाउत जंग। यहाँ जो दोस्तली है, इनके भी 2 सक्सेसर होते हैं। एक हो गया अनवरुद्दीन और दूसरा हो गया जो इनका दामाद था चंदा साहब। बेसिकली निजामुल मुल्क में यहाँ देखा जाए हैदराबाद में, तो ये निजामुल मुल्क का बेटा था नासिर जंग, ये निजामुल मुल्क का पोता था, और ये इनके भाई का बेटा था ये, और ये इनका भाई था नासिर जंग का सलाउत जंग। बेसिकली जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था ये इन्हीं दोनों में चल रहा था यहाँ पे, कि मैं बनूँ या मैं बनूँ। यहाँ पे इन दोनों में चल रहा था कि ये बने या ये बने। ठीक है, होता क्या है कि ये विवाद चलते चलते इसी बीच में नासिर जंग यहाँ का नवाब बन जाता है। चोरी छुपे से यहाँ का नवाब बन जाता है ये। इनके मृत्यु के पश्चात, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ये यहाँ का नवाब बन जाता है इस सक्सेसर वॉर में। और दोस्तली की मृत्यु के पश्चात, ठीक है ना, अनवरुद्दीन जो है यहाँ का नवाब बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि मामला हैदराबाद और कर्नाटक का है, तो फिर इसमें फ्रांस और अंग्रेज कहाँ से आ गए? क्योंकि पहला युद्ध में मैंने आप लोगों को बताया था, दिखाया था कि पहला का जो भी कहानी था उसमें कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता है, या हार या जीत किसी एक व्यक्ति की होती नहीं है। तो दोनों अब एक दूसरे के ताक में रहते हैं नीचा दिखाने को लेकर के। इसी बीच में यहाँ पे जो फ्रांस है, फ्रांस इस समय इसका शासक था। यहाँ पे शासक नहीं कह सकते हैं, जो अधिकारी था वो डुप्ले था। डुप्ले से फिर डुप्ले को लगता है, समझ में आ जाता है इतनी बातें कि भारत में अगर आगे की रहा है तो पॉलिटिकली हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। तो वो समझता अपना, उसका जो विचार काम करता है कि हैदराबाद और कर्नाटक में हमको हस्तक्षेप करना चाहिए। मुजफ्फर जंग क्या करता है, यहाँ आके ये बैठ जाता है। तो ये चाहता है मुजफ्फर जंग कि चंदा साहब का मैं इनका मदद करूँ, इनके फेवर में काम करें और इनको यहाँ का नवाब बना के बैठा दूँ इनका मदद के लिए। इनको यहाँ बैठाने के लिए कर्नाटक में चंदा साहब को मुजफ्फर जंग जो है कांटेक्ट करता है। किनसे? ये कांटेक्ट करता है मुजफ्फर जंग से, कि इसको कहता है कि तुम
मुजफ्फर जंग को कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे चंदा साहब को कर्नाटक में नवाब बनाने में मदद करो, तो फिर चंदा साहब और हम दोनों मिलकर के तुमको हैदराबाद का यहाँ शासक बना देंगे। ये राजी हो जाता है। तो यहाँ पे मुजफ्फर जंग, फ्रांस, डुप्ले और चंदा साहब ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, इस पे अटैक कर देते हैं। किस पे? इस पे अटैक कर देते हैं। इस पे अनवरुद्दीन पे अटैक कर देते हैं। जब अनवरुद्दीन पे अटैक कर देते हैं तो इसी युद्ध को बोलते हैं अंबूर का युद्ध, जो कि 1749 में हुआ था। अंबूर का युद्ध ये हुआ था कब? 1749 में। और इसी युद्ध से जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का शुरुआत माना जाता है। इस युद्ध में क्या होता है कि अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और चंदा साहब को यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। चंदा साहब यहाँ के नवाब बन जाते हैं एकदम खूब बढ़िया धूमधाम से इन लोगों की मदद से। ठीक है, चंदा साहब यहाँ के नवाब बन जाते हैं। अब बारी कर्नाटक की। कर्नाटक में मुजफ्फर जंग को यहाँ बैठाना होता है हैदराबाद की गद्दी पे। डुप्ले ने एक अधिकारी यहाँ भेजा जिसका नाम था बुस्सी। डुप्ले ने कहा कि ठीक है, ये फ्रांस का एक अधिकारी था। डुप्ले ने भेजा मुजफ्फर जंग बुस्सी को कि तुम जाओ और मुजफ्फर जंग को यहाँ पे सत्ता पे बैठा। लेकिन उसने एक हिदायत दी थी कि अगर मुजफ्फर जंग अपनी मनमानी करे या बात नहीं करे तो इसका काम तमाम कर देना, निपटारा कर देना। होता वही है, मुजफ्फर जंग इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, इसके अधीन में नहीं रहता है, तो बुस्सी क्या करता है, एक युद्ध में इसकी मुजफ्फर जंग की हत्या कर देता है। चूंकि मुजफ्फर जंग की जब हत्या कर देता है तो जो ये सलाउत जंग ये स्वतः यहाँ पे बैठ जाता है फ्रांस की मदद से फाइनली जो है ये नवाब बन जाता है। हैदराबाद का। अब यहाँ पे भी इसका कब्जा हो गया और यहाँ पे भी नवाब चंदा साहब को उसने बैठा दिया। समस्या क्या होता है यहाँ पे? अब अंग्रेज के लिए समस्या थी कि अंग्रेज को लगता है कि अब हम कहीं पे नहीं हैं, अंग्रेज कहीं पे खुद को देखते ही नहीं। इधर इसी बीच में क्या होता है कि अंबूर के युद्ध में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, दोस्त अली का जो बेटा अनवरुद्दीन, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनका एक बेटा है मोहम्मद अली बहुत छोटा रहता है उस समय। तो मोहम्मद अली क्या करता है, डर से भाग जाता है तिरुचिरापल्ली में जाकर के तिरुचिरापल्ली भाग जाता है। मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग जाता है। अब कुल कहानी जो है अंग्रेजों का इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि यहाँ पे ये रहा नहीं, मुजफ्फर जंग रहा नहीं, तो अब बचे सलाउ जंग, तो यहाँ के सक्सेसर के रूप में इसको लोग एक्सेप्ट भी कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि असली सक्सेसर तो अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली होगा, ये तो दामाद है और ये यहाँ बना हुआ है। ये सोचता है कि क्यों ना हम यहाँ पे अटैक कर दे तिरुचिरापल्ली पे, यही प्लान बनाता है। इसी बीच में फ्रांस जो है इसको समझाता है कि बात ऐसा है कि तुम हो डुप्लीकेट नवाब, असली तुम हो नहीं, असली सक्सेसर जो है मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली चूंकि असली सक्सेसर है तो यहाँ पे इसको मारो, मोहम्मद अली की हत्या करो, तभी जाके तुम वैध हो पाओगे, क्योंकि उसके बाद कोई और बचा नहीं है। तो इसी में होता है कि यहाँ तिरुचिरापल्ली का घेरा होता है, तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल देता है ये लोग इसकी हत्या करने के लिए। फ्रांस यहाँ से ये रहते हैं, मदद करते हैं इसमें फ्रांस की मदद से। और यहाँ पे एक हो गया आपके चंदा साहब, ये दोनों मिलकर तिरुचिरापल्ली में घेरा करते इसको मारने के लिए। उस समय यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी है ये सॉन्डर्स रहते हैं। सॉन्डर्स यहाँ पे आता है हमला करने के लिए, लेकिन सॉन्डर्स को एक दिमाग देता है उस समय जो है रॉबर्ट
रॉबर्ट क्लाइव का जो यहाँ पे जो भारत में पहले बार आया था तो एक कलर के रूप में आया था रॉबर्ट क्लाइव सॉन्डर्स को सजेशन देता है कि देखिए बात ऐसा है कि अगर आप यहाँ करेंगे तो फिर आप यहाँ पे हार जाएंगे, क्योंकि आप हैदराबाद हारे हैं, कर्नाटक हारे हैं, हर जगह आप हारते आए हैं, तो आप यहाँ पे मत हमला करिए। यहाँ पे फ्रांस की भी सेना है और चंदा साहब की सेना है, तो आप ऐसा करिए, कर्नाटक की जो राजधानी है इसकी जो राजधानी है आरकाट, ठीक है, इस पे हमला कर दीजिए। इससे क्या होगा कि चंदा साहब की सेना दो भागों में बिखर जाएंगी, तभी आप इनसे जीत पाएंगे। सॉन्डर्स को लगता है कि दिमाग को बड़ा अच्छा दिया इसने, सॉन्डर्स कहता है कि चलो ठीक है, ऐसा है, दिमाग तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम अच्छे काम कर रहे हो, ऐसा करो तुम सेनापति बन जाओ, कलर मत रहो तुम। क्लाइव को भेज देता है यहाँ पे आरकाट पे, और क्लाइव को जब यहाँ भेजता है तो इसी को बोलते हैं आरकाट का घेरा। यही जब आरकाट का घेरा होता है और ये हमला कर देता है, जब हमला कर देता है, जैसे ही पता चलता है ये बात किसको, चंदा साहब को, जो कि उस समय तिरुचिरापल्ली के घेरे में यहाँ पे व्यस्त है, और जब उनको पता चलता है कि सॉन्डर्स ने जो है रॉबर्ट क्लाइव को भेजा है, मतलब अंग्रेजों ने आरकाट का घेरा डाल दिया, यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे सेना तितर बितर होने लगी, तो ये अपने बेटे को भेजता है कि तुम जाओ वहाँ पे मदद करने के लिए। आधा सेना वहाँ, आधा सेना यहाँ, बातें उलझ के रह गई हैं। अब ये क्या करता है, इससे संभल नहीं पा रहा होता है इसके बेटे से, चंदा साहब के बेटे से, तो सब कुछ समेट समाट करके चंदा साहब पहुंच जाते हैं आरकाट में। अपनी राजधानी बचाएंगे ना पहले अपनी राजधानी बचाएंगे। जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं पूरा सेना लेकर के, तो अंग्रेज मदद करने के लिए और यहाँ पे आरकाट के घेरा में क्लाइव के साथ कुछ और सेना भेज देते हैं। लगभग 50 दिन तक युद्ध चलता है, बहुत तगड़ा युद्ध चलता है, बहुत भयंकर लेवल का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि अंततः चंदा साहब की हत्या हो जाती है, इनको भागना पड़ता है और अंततः इनकी हत्या हो जाती है। तो यहाँ पे फाइनली किसका कब्जा हो गया कर्नाटक पे, अब अंग्रेज का कब्जा हो गया। एक जगह अंग्रेज का कब्जा हो गया और यहाँ पे सलाह जंग को बैठा था तो यहाँ फ्रांस का कब्जा था ही, ठीक, यहाँ फ्रांस का कब्जा था ही। इसी बीच में इतना सारा युद्ध हो जाता है, तो जो फ्रांस की जो सरकार थी, या फ्रांस के जो डुप्ले के जो हेड ऑफ ये थे, उन लोगों ने देखा कि यार बेवजह हमारा कोई मैटर नहीं है, हम लोग फालतू में अंग्रेज से लड़ते जा रहे हैं, चूँकि डुप्ले पहले भी झगड़ा कर लिया था कर्नाटक के पहला युद्ध में भी। तो डुप्ले को बुला लिया जाता है कि तुम वापस आ जाओ, और डुप्ले को बुला लिया जाता है कि तुम वापस आओ, अब यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का चीज़, बहुत बिना मतलब के फालतू की चीज़ में तो बहुत लड़ते रहते हो। डुप्ले को बुला लिया जाता है और गोडेहू जो कि एक फ्रांस का अधिकारी था, गोडेहू को भेज दिया जाता है कि आप जाइए वहाँ संधि करिए, समझौता करिए, जो जिसके पास है वो उसके पास रह जाएगा। इसके पास फ्रांस के पास हैदराबाद रह गया, इसके पास कर्नाटक रह गया। गोडेहू आया और डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और गोडेहू ने एक संधि किया, पौंडीचेरी की संधि। 1754 में युद्ध खत्म होता है, पौंडीचेरी की संधि 1755 में हो जाती है, और इस तरह ये युद्ध खत्म हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कर्नाटक का दूसरा युद्ध चला। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि जैसे कि कर्नाटक के युद्ध में कि कौन सा युद्ध हुआ था, तो अंबूर का युद्ध हुआ था, जैसे सेंट थॉमे का युद्ध कर्नाटक के पहला युद्ध में होता है। तिरुचिरापल्ली का घेरा क्या है, आरकाट का घेरा क्या है, इस समय डुप्ले को बुलाने के बाद किसको भेजा गया था, उस समय जब रॉबर्ट क्लाइव आया था तो किस पद पे था, आरकाट के युद्ध में कौन सेनापति था, ये इतने तरह के प्रश्न हैं जो इससे बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज समझ में आई होंगी, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए, थोड़ा मुझे भी सहयोग मिलेगा, आपसे एक हिम्मत मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।